देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स और उनका कन्वर्जन पढ़ते हैं। तो जब आप मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से। एटम को पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट बताया गया, सबसे छोटे यानी कि इसको फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता है उसके फर्दर यूनिट्स में। तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस पढ़ेंगे, और कोई भी सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस एटम से बना होता है, फंडामेंटली एटम से। क्योंकि अगर सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम इसके यूनिट्स में तोड़ें तो हम देखेंगे कि ये बहुत से कंपाउंड से मिलकर बना होता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं इसमें, और ये कंपाउंड जो होता है वो कुछ एलिमेंट से बना होता है। ये होता है कंपाउंड और ये है एलिमेंट। और एलिमेंट जो होता है वो बना होता है मॉलिक्यूल से, और ये मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को अगर फिर डिवाइड करें तो ये कुछ एटम्स का बना होता है, और ये एटम जो होता है पदार्थ की यूनिट होती है, किसी सब्सटेंस की यूनिट होती है। यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और छोटी यूनिट्स में, उसको आप एटम कहते हैं। तो जो एटम होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके बारे में लगभग 400 BC, क्राइस्ट के 400 साल पहले, 400 बिफोर क्राइस्ट, कुछ यूनानी और भारतीय वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, इसके बाद पहले दार्शनिक होते थे, उस समय साइंस ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी, तो दर्शन शास्त्र लेकिन चरम पर था उस समय। तो उन्होंने परमाणु की बात की थी, एटम्स की। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एक एटोमियो होता है, एक वर्ड। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब जिसको काटा न जा सके, यानी अनडिविजिबल। जिसको फर्दर यूनिट्स में तोड़ा ना जा सके, काटा ना जा सके। तो पदार्थ को इन दार्शनिकों ने देखा कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, तोड़ के फिर और छोटे टुकड़ों में, फिर और छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देते हैं। फिर एक लास्ट में एक ऐसा पदार्थ का एक ऐसा सबसे छोटा पार्ट बचता है जिसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसमें उन्होंने, क्योंकि एटोमियो वर्ड का मतलब होता है अनकटेबल, इसलिए इस पदार्थ को इन्होंने, इस पार्ट जो बचा, जो कि अनकटेबल था, इसको उन्होंने एटम कहा। यहीं से एटम की शुरुआत हुई है। और फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में डाल्टन ने वैज्ञानिक स्तर पर परमाणु की स्टडी की, और फिर इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया, बहुत ही एक्सेप्टेड नहीं था, लेकिन इन्होंने परमाणु को सबसे छोटा यूनिट माना, एकक माना पदार्थ का। और फिर इसके बाद ये डाल्टन थ्योरी जो थी, उन्होंने परमाणु के स्ट्रक्चर्स के बारे में व्याख्या नहीं कर सके, लेकिन यहाँ से परमाणु की साइंटिफिक लेवल पर स्टडी शुरू हो जाती। अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो परमाणु होता है वो हमने बताया कि सबसे छोटा यूनिट होता है पदार्थ का। तो एक एटम से फिर कई एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, और फिर कई मॉलिक्यूल मिल करके एक तत्व बनाते हैं। ये है एटम, ये है आपका मॉलिक्यूल, मतलब अणु, एटम परमाणु, और ये है एलिमेंट, तत्व। और फिर ये तत्व, जब कई तत्व होते हैं और कई तत्व मिलकर के अगर समान अनुपात में मिले
तब एक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड, यौगिक। यौगिक की खास बात ये होती है कि ये समान अनुपात में होने, जैसे कि H2O होता है तो इसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व मिले हुए हैं और दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, जल। और इन जल में आप देखोगे कि हाइड्रोजन और वाटर का अनुपात जो है 2:1 है, ये निश्चित है। अगर ये अनुपात हम बदल देंगे, जैसे कि हम ऑक्सीजन भी 2 कर दें तो H2O2, तो ये हाइड्रोजन पराक्साइड हो जाता है, ये वाटर नहीं रहा। इसलिए यहाँ पर अगर आप अनुपात बदल देंगे तो वो कंपाउंड बदल जाता है। और अगर अनुपात बिल्कुल अनिश्चित हो तो इन तत्वों का अनुपात अगर निश्चित है तब तो ये कंपाउंड बनेगा। और अगर अनुपात निश्चित नहीं है, कुछ भी अनुपात है, ये तत्व अलग अलग अनुपात में मिले हुए हैं, तो ये यौगिक न बन करके मिक्सचर बन जाता है, मिश्रण। ठीक, कंपाउंड। तो ये अब एलिमेंट से कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड से आपका बनता है सब्सटेंस। कई पदार्थ मिलकर के आपका एक सब्सटेंस है पदार्थ, कई कंपाउंड मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये पदार्थ हमारे पास है, पदार्थ में हम केमिस्ट्री में पदार्थ की स्टडी करते हैं। और अब पदार्थ को हम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, पहले कंपाउंड में तोड़ा, कंपाउंड से फिर एलिमेंट्स में तोड़ा, और फिर एलिमेंट्स के बाद इसको हमने एलिमेंट्स के बाद इसको मॉलिक्यूल्स में, फिर मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स में, और एटम ये इंडिविजुअल है, एज ए यूनिट, इसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु किस चीज़ से बना होता है? परमाणु 3 चीज़ों से बना होता है। बेसिकली परमाणु पेन से बना होता है, पेन, P मीन्स प्रोटॉन, E मीन्स इलेक्ट्रॉन और N न्यूट्रॉन। इन तीनों चीज़ों को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है मूल मौलिक कण। अभी हमने बताया कि ये जो एटम होता है, इसको फर्दर इसके यूनिट्स में तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें ये भी 3 चीज़ों से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इसको भी 3 चीज़ों में तोड़ा जा सकता है, 3 अलग अलग पार्ट्स में, 3 अलग अलग पार्टिकल्स में। ये जो कण है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों अलग अलग कण हैं, इनमें इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन हम इसको 3 चीज़ों से बना जरूर है, 3 चीज़ों को बना हुआ देखना है, इसको 3 चीज़ों में तोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर ये यूनिट नहीं रहेगा। यूनिट का मतलब है जिसके रिपीटेशन से कोई बड़ा मॉलिक्यूल बने, ठीक है, पॉलीमर बने। जैसे कि ये एक प्रोटॉन है, अब हम प्रोटॉन को बार बार बहुत से प्रोटॉन मिला दें तो क्या एक एटम बनेगा? नहीं बनेगा। उसी तरह अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अगर हम बहुत से इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर बनाना चाहें तो क्या एटम बनेगा? उसी तरह न्यूट्रॉन को भी नहीं बनेगा। ये तीनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये एटम तभी बना पाएंगे जब ये तीनों साथ में होंगे। जब ये तीनों साथ में होंगे तभी एटम बना सकते हैं। यूनिट का मतलब है कि जो अपने आप में एक पूर्ण सब्सटेंस हो, जिसके रिपीटेशन से एक बृहद अणु यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल बन सके। जैसे कि एटम है, तो हम एटम के बार बार रिपीटेशन से और एक अणु बना सकते हैं। अभी ये परमाणु है और इन परमाणुओं के बहुत परमाणुओं के मिलने से एक अणु बन जाता है, लेकिन बहुत प्रोटॉन के मिलने से एक एटम नहीं बनता है, और बहुत इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक एटम नहीं बनता है, लेकिन बहुत एटम के मिलने से एक अणु बन जाता है, फिर उन अणुओं के मिलने से तत्व बन जाता है। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एटम जो है परमाणु की सबसे छोटी यूनिट है, पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट है, और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन जो मौलिक कण हैं, इन मौलिक कणों की खोज कैसे हुई। माइकल फैराडे ने
सबसे पहले 1830 में एक विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया। डिस्चार्ज ट्यूब विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका एक कांच की नली होती है। इन्होंने क्या किया कि इसमें एक धातु का पतला इलेक्ट्रोड लगाया और उसको बैटरी से जोड़ दिया टू प्रोवाइड वोल्टेज। दूसरी तरफ इन्होंने एक और धातु का इलेक्ट्रोड लगाया, पतला इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था और एक तरफ निगेटिव चार्ज था। तो इन्होंने देखा और इसमें प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए एक वैक्यूम पंप इसमें लगाया था। वैक्यूम पंप। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कोई गैस भर दी थी, ठीक है। और फिर प्रेशर को लो करके, लो प्रेशर पर इन्होंने देखा, लो प्रेशर किया और हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया। जब हाई वोल्टेज दिया तब देखा कि कुछ किरणें निकल रही हैं जो कि कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड जितना निगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और ये जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। तो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ कुछ रेज जाती हुई प्रतीत हुई। तो इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड किरणें या कैथोड रेज। ये कैथोड रेज है। अब ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन थे, बाद में इनका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। लेकिन ये जो कैथोड किरणें थी या इलेक्ट्रॉन थे, ये निगेटिव चार्ज था, क्योंकि ये इन पे निगेटिव चार्ज था, क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती थी। और क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और चार्ज विपरीत चार्ज एक तरफ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो एक समान चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज, वो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो ये माइनस से निकल कर प्लस की तरफ जाता है। ये इनविजिबल रेज होती हैं, ये रेज दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर ये पता कैसे चलता है कि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं। इसके लिए इस पर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की पॉलिश कर दी जाती है। फ्लोरेसेंट एक प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप लगा दिया जाता है इस पर, एक सतह पर, ठीक है। सीजियम क्लोराइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जिसका इस पर लेप लगा दिया जाता है। और ये जो एनोड इलेक्ट्रोड है, एनोड, ये परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड एनोड का प्रयोग किया जाता है, छिद्रित। अब इस पर छिद्र है, इसमें से निकल करके ये किरणें इस तरफ जाती हैं, और यहाँ पर इस सीजियम क्लोराइड की लेप जहाँ पे लगा हुआ है, इस तरफ ये चमक उत्पन्न करती हैं। इस चमक से जो चमक उत्पन्न होती है, इस चमक से पता चलता है कि इधर से कुछ निकल करके और एनोड की तरफ जा रहा है। और एनोड क्योंकि एनोड में छिद्र है, परफोरेटेड एनोड है, तो इस तरफ जा करके यहाँ पर चमक उत्पन्न करती है। तो लग रहा है कि कोई किरण, कोई रे निकल करके, ये कैथोड से निकल करके एनोड पे जा रही है। माइकल फैराडे का प्रयोग सर जे थॉमसन ने दोहराया, और उन्होंने इस तरह से इन कैथोड किरणों की खोज की, और इनको इलेक्ट्रॉन कहा गया, इन किरणों को। और इन पर चार्ज कैसा था? निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो इसमें एक गैस भरी हुई थी,
एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, धातु का इलेक्ट्रोड था पतला सा, और ये जो नेगेटिव कैथोड इलेक्ट्रोड था इसको हमने कैथोड कहा, और जो पॉजिटिव था इसको एनोड। और इस पर हाई वोल्टेज करंट इसमें प्रवाहित किया गया, और प्रेशर कितना रखा गया, बहुत ही लो प्रेशर, निर्वात के करीब, क्योंकि इसमें निर्वात के बराबर ही प्रेशर पर ये रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जो इसमें गैस भरी हुई है, इस गैस पर निर्भर नहीं करते इस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, और ना ही जो ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ना ही इलेक्ट्रोड की प्रगति पर निर्भर करते थे कि इलेक्ट्रोड किस धातु का लगा हुआ है, उस पर इसके जो प्रॉपर्टीज थी वो डिपेंड नहीं करती। अब हम देखते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों के गुण। क्या गुण थे इनके? इनका पहला गुण ये था कि दे आर निगेटिवली चार्ज। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि ये कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती थी, इससे पता चलता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा गुण क्या है कि ये जो किरणें हैं ये हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में गमन करती हैं या चलती हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ये सीधी रेखा में कब चलेंगी? जब इनके ऊपर कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस समय ये डेविएशन शो करती, ये डेविएट होती। लेकिन अगर कोई विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में चलती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये बात ध्यान रखना कि ये सीधी रेखा में तो चलती हैं, लेकिन तभी सीधी रेखा में जब ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, उस समय ये सीधी रेखा में चलती है। तीसरा पॉइंट, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये दिखाई नहीं देती हैं, ये इनविजिबल रेज होती हैं। इनविजिबल रेज होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका प्रभाव दिखाई देता है, इनका व्यवहार दिखाई देता है। ठीक है, इनका व्यवहार कैसे दिखाई देता है? अभी हमने देखा था कि जब जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें ये यहाँ पर जो पॉलिश हुई थी सीजियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर कैथोड से निकल के जो रेज जाती थी वो यहाँ पर चमक उत्पन्न करती थी। तो ये रेज तो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, लेकिन इनका व्यवहार हमें दिखाई देता है, और इन्हीं व्यवहार के आधार पर हमने इनको पहचाना भी कि यहाँ से कोई किरण निकल करके यहाँ पे जा रही है, लेकिन ये स्वयं दिखाई नहीं देती, ये इनका इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ कैरेक्टर्स थे।
इनका वेट बहुत ही कम होता है। इसके बाद सर जे जे थॉमसन ने ही इनका E/m ज्ञात किया। E का मतलब होता है चार्ज, m होता है मास, और E क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है इसलिए हम इसको E लिखते हैं। E/m का मतलब होता है चार्ज और द्रव्यमान का अनुपात। चार्ज और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया था जे जे थॉमसन ने। ये हम देख लेते हैं। इस तरह विसर्जन ट्यूब द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैथोड रेज जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। थॉमसन ने इसका E/m ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? इन्होंने फिर से वही प्रयोग दोहराया और उसमें कुछ परिवर्तन किए। एक विसर्जन ट्यूब में इन्होंने एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको बैटरी से जोड़ा और गैस भरी। इनको इन्होंने लो प्रेशर दिया, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर फिर देखा कि कैथोड किरणें यहाँ से निकलती हैं और इस तरफ इन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल इन सीजियम क्लोराइड की यहाँ पर प्लेटिंग कर दी थी, लेप लगा दिया था फ्लोरेसेंट मटेरियल के, जिससे प्रतिदीप्त चमक उत्पन्न हो। और देखा कि बिल्कुल ठीक सामने चमक उत्पन्न होती है, यानी कि कैथोड किरणें इन्होंने अनुमान लगाया इस चमक का, क्योंकि किरणें तो दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो ये किरणें यहाँ से कैथोड से निकलती हुई एनोड के पीछे, एनोड क्योंकि परफोरेटेड एनोड था, छिद्र थे इसमें, और यहाँ से कैथोड किरण निकलती हुई यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई दिखती नहीं, आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये स्वयं नहीं दिखती है, इसकी चमक इसके द्वारा उत्पन्न की हुई ये हमें दिखाई पड़ती है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज उन्होंने रखा। विद्युत क्षेत्र स्टेब्लिश किया, तो देखा जब ये विद्युत क्षेत्र नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब ये बिल्कुल सीधी रेखा में जाती थी और बिल्कुल सामने यहाँ पर प्रदीप्त उत्पन्न करती थी। अब जब ये इलेक्ट्रिक वोल्ट यहाँ पर है, तब ये इस वोल्टेज के कारण ये डेविएट होती है। और डेविएट किस तरफ होती है? क्योंकि ये कैथोड किरणें हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये सीधे डेविएट होकर जाती हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट होती है। ठीक है, और ये चमक उत्पन्न करती है यहाँ पर पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर कहीं पर भी ये चमक उत्पन्न करती है, जिससे ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती है, अपने मार्ग से विचलित होती हैं। और विचलित भी होती हैं तो कहाँ पर? धनात्मक वोल्टेज की तरफ, जिस तरफ से प्लस चार्ज होता है उस तरफ ये डेविएट होती है। इसके बाद इन्होंने इसमें चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, और मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ और ये साउथ। देखा मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डेविएट होती हैं और साउथ पोल की तरफ नीचे यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं। इस तरह पता चलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं
और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डेविएट होती हैं। उसके बाद इन्होंने इन विद्युत क्षेत्र को संतुलित किया और संतुलित करके इसको इस स्टेज पर लाया कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट देने पर जो कैथोड किरणें निकलती हैं, ये सीधी रेखा में, जहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ना होने पर जहाँ पर ये चमक उत्पन्न करती थी, उसी स्थान पर, जिसको पॉइंट बी कहा गया, वहाँ पर ये चमक उत्पन्न करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये पॉइंट सी पर चमक उत्पन्न करती है। इस तरह से जे थॉमसन ने इसका E/m चार्ज अपॉन मास कैलकुलेट किया और इसका चार्ज कितना निकाला, 1.7588 किलोग्राम। पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोग्राम। इसका वेट नहीं, चार्ज अपॉन मास E/m इसका कैलकुलेट किया गया। ठीक है, उसके बाद E/m के बाद इसका चार्ज ज्ञात किया गया और इसका चार्ज ज्ञात किया था विल्किंस ने, मिल्किंस। मिल्किंस की तेल बूंद परिकल्पना है, एक प्रयोग था जिसके द्वारा इन्होंने इसका चार्ज कैलकुलेट किया। ये ड्रा कर लीजिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना निकाला इन्होंने, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। और ये चार्ज कैसा था, निगेटिव चार्ज था। ठीक है, माइनस लगाते नहीं इसमें, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, इतना निगेटिव चार्ज इस पे रहता है। अब देखो, हमें E/m पता है, चार्ज अपॉन मास इलेक्ट्रॉन का, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, जो कि मिल्किंस ने निकाला था। अब हमें E/m पता है और इसका चार्ज भी पता है E, तो हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। इसको हम चार्ज जो इसका है और E/m से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मास निकल आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -02, यहाँ पर पूरा लिख लीजिए, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम ये होता है, अपॉन E/m कितना था, 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम kg इनवर्स। यहाँ पे कूलाम लिख लीजिए, kg इनवर्स। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। 17 175 17 9 153 लगभग 1। अब देखो यहाँ पर ये 10 की पावर 11 है प्लस में, यहाँ पर 10 की पावर 19 है माइनस में, ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -11, तो ये कितना हो जाएगा टोटल -30। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 है, 91 इंटू 10 टू द पावर 30। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगेगा क्योंकि ये 17 है, यहाँ पे 16 है, ये कम है, तो इसलिए यहाँ पर पहले दशमलव लगाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे जब, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि ये माइनस में है ये चार्ज,
है ना। तो इसलिए ये एक बढ़ जाएगा, अगर प्लस में होता तो एक कम हो जाता, -31। तो जो मास है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये हुआ इसका मास।